15 मार्च 2026 को द हिंदू में पब्लिश्ड आर्टिकल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य जो समाचार है वो है कि यूएस ने ईरान के खर्ग आइलैंड को स्ट्राइक किया। इंडिया में जो भी एलपीजी क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। सोनम वांगचुक रिलीज हो गए हैं जेल से, और एयरलाइन पे क्या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट है उसको आज हम देखेंगे। फिर टाइगर डेथ्स के बारे में भी एक आर्टिकल छपा हुआ है, मजागॉन डॉकयार्ड्स। और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पे कुछ एक न्यूज है, ज्ञानपीठ अवार्ड पे बिहार के नए गवर्नर कौन होंगे। गंगा नदी के बारे में न्यूज छपी है। इंटरनेशनल न्यूज में देखेंगे तो रसिया यूक्रेन वार, ईरान का जो वार चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। इसराइल ने लेबनान पे जो अटैक किया है उसके बारे में देखेंगे। बिजनेस पर्सपेक्टिव से आयरन ओर का अभी प्रोडक्शन बढ़ा है, और फर्टिलाइजर का शॉर्टेज के बारे में कुछ न्यूज अभी आने वाला है। स्पोर्ट्स में हमारा चेस, हॉकी और F1 रेस के बारे में पब्लिश्ड न्यूज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं पहला आर्टिकल, यूएस स्ट्राइक्स ईरान खर्ग आइलैंड। यूएस फोर्सेस ने दावा किया है कि खर्ग आइलैंड, ईरान के खर्ग आइलैंड को के मिलिट्री टारगेट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। खर्ग आइलैंड को ऑर्फन पर्ल और फॉरबिडन आइलैंड भी बोला जाता है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है और आम पब्लिक्स का यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाते। यहाँ का जो ऑयल टर्मिनल है वह उसको 1950 में बनाया गया था एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है अमोको। ईरान के बाकी एरियाज के कंपैरिजन में ये जो आइलैंड है इसमें डीप वाटर डॉकिंग जो है वो की होता है। तो जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं ईरान के, 90% ऑफ ईरान के जो क्रूड एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इसी आइलैंड के द्वारा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना क्रिटिकल है ईरान के लिए। अभी यूएस बोल रहा है कि वो 2500 मरीन्स और यूएसएस ट्रिपोली, जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, उसको वेस्ट एशिया के लिए रवाना कर दिया है। और अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया और यूएस की शर्तों को नहीं माना तो अगला हिट जो है वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे। अभी फिलहाल तक जो है सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। आने वाले समय में यूएस बोल रहा है कि वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएंगे। तेहरान ने भी रिस्पॉन्ड किया है कि अगर यूएस ने हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अटैक किया तो अगल बगल के देशों में जितने भी यूएस लिंक्ड फैसिलिटीज हैं उन सबको ईरान जो है उस पर अटैक करेगा और उसको तबाह करेगा। ऑनगोइंग जो वार चल रहा है, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अभी बंद ही है, जिससे कि वर्ल्ड का जो ट्रेडेड ऑयल है उसका 1/5 इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड होता है और वो भी बंद है। आने वाले समय में ये एस्केलेट होने वाला है वार, क्योंकि ईरान का एक बहुत ही क्रूशियल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट आइलैंड को उड़ाया गया है। तो आने वाले समय में ये बहुत वार एस्केलेट होने वाला है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में जो है वो काफी हलचल अभी मचने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, इंडियाज एलपीजी क्राइसिस। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भी बंद पड़ा हुआ है उसके कारण इंपोर्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम सारे ही कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है। इंडिया का 24 वेसल्स टोटल जो है वो वहां पे स्ट्रक है, जिसमें से कि 2 वेसल्स जो कि एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लिया है, जो कि अराउंड 92,000 टन ऑफ कुकिंग गैस वहां से ला रहे हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था कि इंडिया अपना एलपीजी का 60% इंपोर्ट करता है और उसका जो 90% पार्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आता है। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं अभी के एलपीजी क्राइसिस के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने जो पाइपलाइन नेचुरल गैस यूजर्स हैं उनको बोला है कि आप एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर कर दीजिए और किसी भी तरह का एलपीजी कनेक्शन इशू नहीं किया जाएगा जो भी पीएनजी यूजर्स हैं। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे कि लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको जोधपुर सेंट्रल जेल से रिलीज कर दिया गया है। उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वो 26 सितंबर 2025 से डिटेन्ड थे। 1980 का ये जो एक्ट है वो 1 साल तक डिटेंशन का इसमें प्रोविजन है। वो इस ग्राउंड पे है कि अगर वो पर्सन
थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है या फिर आने वाले समय में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसके लिए उसे 1 साल तक का डिटेंशन होता है। उनकी वाइफ ने एनएसए के ऑर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और कल 16 मार्च को लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो प्रोटेस्ट पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के कारण एयरलाइंस इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आया है। गल्फ रूट जो है वो इंडियन एयरलाइंस का बैकबोन है, और अभी बहुत सारे फ्लाइट्स जो है वो ग्राउंडेड है। एयरपोर्ट्स पे पार्किंग स्पेस भी उतना ज्यादा नहीं है, और सिर्फ फ्लाइट्स को ऑपरेटिव रखने के लिए कभी कभी इन फ्लाइट्स को उड़ाया जा रहा है 3-4 दिनों में एक बार। आप देखिए कि लगभग 4 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं वो उन्होंने 2025 में इतने पैसेंजर ने ट्रेवल किया था गल्फ कंट्रीज में, तो ये कितना बड़ा मतलब लॉस है। फर्दर यूएस, कनाडा, यूरोप में जो फ्लाइट्स यहां से जाती है वो गल्फ कंट्रीज में ही हॉल्ट करती है, उसके बाद नेक्स्ट वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट आगे के लिए मिलता है वहां से। तो अभी वो भी बंद है क्योंकि उनका एयर स्पेस बंद है, तो फ्लाइट्स को अभी थोड़ा लेंदी रूट लेना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि दिल्ली से लंदन के लिए फ्लाइट जो पहले 9 घंटे लगाती थी वो अब 12 घंटे ले रही है। न्यूयॉर्क के लिए जो 15 घंटे लेती थी अब वो 20 घंटे में वहां तक लोग पहुंच रहे हैं। रिसेंटली आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एयर स्पेस भी बंद हो गया था लास्ट ईयर अप्रैल में। थोड़ा बहुत कवर करने के लिए एयरलाइंस कुछ सरचार्ज वगैरह ऐड कर रही है, लेकिन फिर भी वो सरचार्ज भी आपका 10 से 12% ही कवर कर पाएगी। नेक्स्ट तो हम देखेंगे कि मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री अभी काफी वर्स्ट फेज से गुजर रही है। अगला आर्टिकल टाइगर डेथ्स के बारे में है। महाराष्ट्र में टोटल 166 जो टाइगर डेथ्स हुए हैं एक साल में, उसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 41 हो गए हैं। ये डेटा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दिया है। और अभी रिसेंट में पेंच टाइगर रिजर्व जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे एक एडल्ट टाइगर और 2 कब्स वहां पे मृत पाए गए थे। और सिमिलर इंसिडेंट हम देखेंगे कि पिछले के महीने जनवरी में देखा गया था, और दिसंबर में भी सिमिलर इंसिडेंट हमें देखा गया था। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर का बोलना है कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और डॉग स्क्वाड जो है वो कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग पे हैं, पोचिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है सस्पिशियस मूवमेंट को देखने के लिए, कैमरा सर्विलेंस का भी यूज किया जा रहा है, और एम इस टाइप से एक ऐप है उसके थ्रू भी कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बोला जा रहा है ऐसा कि मतलब एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ रहा है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में एंटर कर जाते हैं। ये तो हमारा बोलना है, लेकिन एनिमल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आप उनके एरिया में जाकर के काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। अभी लेपर्ड्स को लेकर के स्टेट कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है जिसमें कि उनका जो प्रोटेक्शन कैटेगरी है शेड्यूल 1 के तहत, जिसमें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको उन्होंने शेड्यूल 2 में डालने की प्रपोजल को पास किया है, और वो अभी पीएम ऑफिस में पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस चेंज जो ये चेंज प्रपोज किए उसको फॉर्मलाइज कर सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं इस मूव को, और पीएम से अर्ज किया है कि इस तरह का लॉज को और इस तरह के चेंजेस को नहीं किया जाए, और गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो बोला जा रहा है कि इकोनॉमी एंड इकोलॉजी गो टुगेदर, लेकिन अब देखते हैं कि जितना बोला जा रहा है क्या उस पर अमल हो भी रहा है या नहीं। अभी बिजनेस स्पेस पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था मजगांव डॉकयार्ड के बारे में। ये 251 साल पुराना डॉकयार्ड है। वैसे तो इसे डिफेंस शिप्स बनाने के नाम से जाना जाता है, लेकिन रिकॉर्ड ये बोलता है कि 806 वेसल्स जो इसने बिल्ड किए हैं अभी तक, उसमें से सिर्फ 31 वारशिप्स हैं और 8 सबमरीन्स हैं। बाकी जो हैं
बाकी जो बच गए उसमें कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स, सप्लाई वेसल्स, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल, वाटर टैंकर्स, टर्क्स, ड्रेजर्स, फिशिंग ट्रॉलर्स, बार्जेस, इस तरह के भी इन्होंने बनाए हैं। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अभी कॉमर्शियल शिप्स को मैन्युफैक्चर करने पे ज्यादा वेटेज दिया है, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी देख रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरियन और जापानीज पार्टनर्स, जिनको कि ऑपरेशनल कंट्रोल देना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले की न्यूज देखेंगे तो फारूक अब्दुल्ला जो एक सीएम रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनपे मैरिज सेरेमनी में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 7 मेंबर एसआईटी टीम का गठन किया है इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तमिलनाडु के वैरमुथु को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, और ये तीसरा अवार्ड है किसी तमिलियन के लिए। ये लास्ट जो अवार्ड एक तमिलियन को मिला था वो 24 इयर्स पहले मिला था। और बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को 43rd गवर्नर बनाया गया है। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को सक्सीड किया है। और गंगा नदी के किनारे पे जितने भी इंक्रोचमेंट हैं थ्रू आउट द स्टेट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और नेशनल मिशन फॉर गंगा अथॉरिटी को एक डिटेल रिपोर्ट इस पे सबमिट करने के लिए आदेश दिया है। इंटरनेशनली देखें तो रशिया ने यूक्रेन पे फिर से मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किया है, और इनके जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको टारगेट किया गया है। इसमें एनर्जी और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज पे भी अटैक हुआ है। इधर ईरान ने यूएई के एक ऑयल फैसिलिटी जो कि फुजैरा में था उस पर अटैक किया है, और ये फर्स्ट टाइम है कि ईरान ने ओपनली थ्रेटन किया है किसी नेबरिंग कंट्री में जो कि नॉन यूएस असेट्स है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी का असैसिनेशन हुआ था, तो इसके बाद हिजबुल्लाह के मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसके रिस्पॉन्स में अब इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, और लेबनान भी इस अब वार में आ चुका है। बिजनेस न्यूज में हम देखें तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो 50 मिलियन टन हिट कर गया है, और अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर के 15 डेज अभी भी बाकी हैं। लास्ट ईयर ये 44.04 मिलियन टन इनका था प्रोडक्शन, और उसके पहले 45.2 मिलियन टन था। एनएमडीसी 1958 में स्टैब्लिश हुई थी, और गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 को अमेंड किया है टू स्ट्रेंथन कैप्टिव पावर जनरेशन। और हमारी डिपेंडेंसी फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पे भी है, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर शॉर्टेज भी देखा जा सकता है। स्पोर्ट्स न्यूज को देखें तो विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इंग्लैंड और भारत के बीच में मैच था, जिसमें कि इंग्लैंड ने गोल्ड मेडल जीता है। और असम के पहले और भारत के 94th ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती बन गए हैं, जो कि 16 इयर्स ऑफ ओल्ड के हैं। और F1 रेस में जॉर्ज रसेल वोन स्प्रिंट फॉर मर्सिडीज एट द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स।